हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि बिजनेस में जो हम काम कर रहे हैं उसमें कैश इनफ्लो कहाँ से होगा और आउटफ्लो कहाँ होगा। इनफ्लो मतलब पैसा कहाँ से आएगा और आउटफ्लो मतलब पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा। तो ये दो तरीके से है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। आज हम इसके इनडायरेक्ट मेथड के बारे में कर रहे हैं। तो आज हम इसका फॉर्मेट करेंगे बच्चों। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी जिस साल का भी बनवाया उसका यहाँ पे लिखेंगे। ये 3 पार्ट्स में बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, A, B और C। A पार्ट होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये भी कैसे लेना है, इसको भी पहले यहाँ से देखिए। ये जो नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट लेंगे हम, या तो करंट ईयर का ले लो या दोनों साल का दे रखा है तो डिफरेंस करके ले लीजिए। अगर डिफरेंस करके लेंगे तो प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नहीं तो नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, इस तरीके से लिख लेना, करंट ईयर का ले रहे हो तो। ऐड करेंगे ट्रांसफ़र टू रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व हो गया या कोई और रिजर्व के नाम से कुछ चीज़ दे रखी है वो। स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ही आता है, करंट ईयर का नहीं लेते। और इंटरिम डिविडेंड आता है ड्यूरिंग द ईयर का, यानी करंट ईयर का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर मेड और पेड के नाम से दे रखा है टैक्स तो ये टैक्सेशन मेड आता है इसमें, और अगर 2 साल का दे रखा है तो करंट ईयर का टैक्स आता है इसके अंदर। लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसे आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें ऐड होंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश मतलब जिनसे कैश नहीं आता, और नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस को ऑपरेट करने में काम नहीं आते, वो आइटम इसमें ऐड होंगे। ऐड इसलिए होंगे कि ये इन्होंने लेस कर रखे हैं, जबकि हमें प्रॉफिट इनसे पहले वाला चाहिए था। ये इन्होंने लेस कर रखे होते हैं, इसलिए हम इनको वापस ऐड करते हैं। डेप्रीसिएशन किसी एसेट्स पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज। अमोर्टाइज मतलब रिटर्न ऑफ, जब कम हो रहा होगा तब, बढ़ रहा होगा तो इसके अंदर ये नहीं आएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, किसी पर भी, चाहे शॉर्ट टर्म पे हो चाहे लॉन्ग टर्म पे हो, उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड और बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये सभी हमारे लॉस या खर्चे हैं। कौन से वाले, जो या तो नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने में इनका काम नहीं हो रहा है और या इनसे कोई कैश नहीं आ रहा है, तो इनको हम ऐड कर देंगे क्योंकि इन्होंने इसे लेस कर रखा होता है। अब लेस करेंगे हम इसमें से इसी टाइप की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, रेंट की इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर डिक्रीज हो गए तो। यहाँ तक करके आएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसके बाद हमें करंट असेट और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट इसमें और करना है। देखिए, ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट असेट। करंट असेट डिक्रीज होंगी तो ऐड होगी। करंट असेट डिक्रीज होने से क्या होता है, पैसा आता है। जैसे मान लीजिए स्टॉक पहले 10,000 का था, बाद में 5,000 का हो गया, तो भाई 5,000 का बेचा होगा तो पैसा आया होगा, तो पैसा आएगा तो ऐड होगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बढ़ने से भी पैसा आता है, चाहे हमने वो कर्जे के रूप में ही लिया है, लोन के रूप में ही लिया है, लेकिन आता है। लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और सबसे लास्ट का अमाउंट इनकम टैक्स पेड, जो हमारा टैक्सेशन था उसे हम ऊपर ऐड भी करते हैं करंट ईयर वाले को, प्रीवियस ईयर वाले को हम लेस भी करते हैं। और टैक्स अगर पेड या मेड करके इस तरीके से बोला हुआ तो मेड वाला हम प्रॉफिट में ऐड करते हैं और पेड वाले यानी पेमेंट वाला लेस करते हैं। ये करने के बाद हमारा नेट कैश फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। अगर प्लस में आया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखोगे, और माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखोगे। ये हो गया आपका ए। उसके बाद हम आते हैं बी पार्ट पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग, पैसा कहाँ इन्वेस्ट आपने किया है। इसमें आपकी ज़्यादातर फिक्स असेट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह आती हैं। अगर पैसा जाएगा तो माइनस में होगा और पैसा आएगा तो प्लस में होगा। जाएगा कब, जब हम असेट परचेज करेंगे, और आएगा कब, जब हम असेट्स को बेचेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट। फिक्स असेट को बेचकर जो पैसा आया प्लस में डालेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट, गुडविल, इससे पैसा आया तो ऐड करेंगे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इससे भी पैसा आएगा, प्लस करेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आएगा, प्लस करेंगे। रेंट रिसीव्ड, प्लस करेंगे। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा वो। कभी आप रिसीव को प्लस में और पेमेंट को माइनस में लिख दो, ऐसा नहीं करना। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है तब इसमें आएगा, अगर पेड है तो वो अगली एक्टिविटीज़ में फाइनेंसिंग में जाएगा। आगे देखिए, परचेज ऑफ फिक्स असेट, पैसा जाएगा, ब्रैकेट में चला गया। परचेज ऑफ फिक्स असेट लाइक गुडविल, ये भी ब्रैकेट में जाएगा। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी ब्रैकेट में जाएगा, नहीं माइनस में जाएगा। मतलब कि असेट की सेल भी इसी में और परचेज भी इसी में, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो, रिसीव तो इसमें पर पेड इसमें नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका, कोई प्लस में आया तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और माइनस में आया तो कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब फाइनेंस यानी कहीं से उधार लिया है या दिया है पैसे का। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, अगर शेयर या डिवेंचर आपने इशू किए हैं तो पैसा आएगा क्योंकि हमने और बेचे होंगे, प्लस में। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, कहीं और से हमने उधार लिया है लंबे टाइम के लिए, प्लस में। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट से या कैश क्रेडिट से, तो भी पैसा आएगा। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट डिक्रीज हुआ यानी पेमेंट करी होगी आपने तो इसमें पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो अकाउंट्स में ब्रैकेट में जाता है माइनस। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का माइनस में। इंटरेस्ट पेड, शॉर्ट टर्म लोन पे हो चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट पे हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन पे हो, जितना भी इंटरेस्ट पेड होगा ब्रैकेट में जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर की अगर पेमेंट की रिडेम्पशन मतलब पेमेंट की है तो ब्रैकेट में जाएगा। इस तरीके से ये फिर पूरा प्लस माइनस करके, अगर प्लस में आया तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माइनस में आया तो कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हमें क्या करना है, ए बी सी, ये तीनों एक्टिविटी बनाने के बाद हम इन तीनों को प्लस करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम करने के बाद इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे। और ओपनिंग बैलेंस ऐड करते ही जो आंसर होगा वो क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा। क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी क्लोजिंग का कैश, क्लोजिंग का बैंक अकाउंट और क्लोजिंग का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीनों को ऐड करके देख लेंगे और वो इसके बराबर ही होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन ठीक है।